एक ये तस्वीर है, किसान आंदोलन के दौरान की तस्वीर है। किसान अपने हक की मांग कर रहे थे और उन पर लाठियां बरसवाने का काम इसी हरियाणा की सरकार ने किया था। डबल इंजन की सरकार ने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। और दूसरी एक ये तस्वीर है, एरियल व्यू है, किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली आना चाहते थे और जब दिल्ली किसान जाना चाहते थे, जो राष्ट्र की राजधानी है, वहां कोई भी जा सकता है, उनके रास्ते खुदवाकर, उन पे कीले गड़वाकर, उन पे सीमेंट की चट्टानें लगा दी गई और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले ही नहीं, लाठियां भी बरसाई गई। तो हरियाणा जब 10 साल बाद चुनाव आकर हिसाब मांग रहा है, तो हिसाब इन सब चीजों का होगा। लेकिन ये तस्वीर मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ, उसमें पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, देश के सभी किसान अपना हक मांग रहे थे और वो कह रहे थे कि ये 3 काले कानून गलत हैं, इनको वापस लिया जाए। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। 750 किसानों की शहादत हो गई, किसानों पर लाठियां बरसवाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई, उनके रास्तों में कीले गड़वाई गई, चट्टानें लगवाई गई। हरियाणा के तमाम किसानों पर फर्जी मुकदमे और एनआईए के केसेस तक चलवाए गए। इन्हीं किसानों को बीजेपी के नेताओं ने आतंकी, मवाली, गुंडा, खालिस्तानी, ना जाने क्या क्या कहा। और उसके बाद क्योंकि यूपी का चुनाव था, पता चल गया था कि सारे किसान, सारे अन्नदाता खिलाफ हो चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी को अपनी नाक रगड़ के काले किसान कानून वापस लेने पड़े। लेकिन कल भाजपा की सांसद कंगना रनौत जी का कहना है कि ये तीनों कानून वापस आने चाहिए। तो फैसला तो हरियाणा करेगा कि क्या ये कानून वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्या आप ऐसी सरकार बनाएंगे जो आप पर लाठियां बरसाएगी, आपको गालियां देगी, आपको आतंकी मवाली कहेगी, या आप ऐसी सरकार बनाएंगे जो आपको लीगल एमएसपी की गारंटी देगी। भाजपा की सांसद का व्यक्तिगत विचार तो कुछ होता नहीं है। मैं आपको यहां पर अगर एड्रेस कर रही हूं, मैं आपके सामने प्रेस वार्ता कर रही हूं, तो मेरा व्यक्तिगत विचार तो कुछ है नहीं। मैं जो कह रही हूं, मैं कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता हूं। आलोक भाई जो कहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसलिए कहेंगे हम लोग ये बातें। एक एमपी का व्यक्तिगत विचार क्या होता है? और अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया है। आज मोदी जी आ रहे हैं सोनीपत, मोदी जी बोले मंच से कि हम काले किसान कानून वापस नहीं लाएंगे। नड्डा जी निकाले चिट्ठी, नड्डा जी बुलाए एजेंसी को और बोले कि नहीं, हम काले किसान कानून वापस नहीं लाएंगे। जब हम बीजेपी की चुप्पी देख रहे हैं, जब हम ये देख रहे हैं कि इसका अधिकृत तौर पर इसको गलत भी नहीं कहा जा रहा है, तो हम क्यों ना माने कि यह पार्टी का स्टैंड है। और कंगना जी तो महज मुखौटा है। भारतीय जनता पार्टी टेस्ट करना चाह रही है कि क्या फिर से वो काले किसान कानून वापस ला सकती है, किसान विरोधी कानून। और यह फैसला हरियाणा को करना है, यह असल बात है। और इस फैसले का जवाब या तो नरेंद्र मोदी आज सोनीपत में दे या नड्डा जी दे, जो भी है, यह फैसला हरियाणा करके रहेगा। क्योंकि बड़े बड़े मुद्दों पर चुनाव यह हो रहा है। यह चुनाव तय करेगा कि 10 साल से किसानों की दुर्दशा का, पहलवानों की दुर्दशा का, जवानों की दुर्दशा का आखिर जिम्मेदार कौन है। और मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने बात कर लेती हूं। किसानों से बात शुरू हुई है तो किसानों की ही बात कर ली जाती है। 10 साल में किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। 10 सालों में खेती की कीमत बढ़ के चौगुनी हो चुकी है। 10 साल में लीगल एमएसपी का वादा किया था, एमएसपी का झुंझुना पकड़ाकर किसानों की 750 किसानों की शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई मेरे लिए थोड़ी मरे। ये किसानों की दुर्दशा है। जवानों की हम क्या बात करें? जवानों को, जो जवान
तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई सियाचिन की ठंड तक इस देश की सुरक्षा करता है, इस देश की रक्षा करता है, अपने प्राणों की बाजी लगा के काम करता है। उस जवान को आपने शहीद का उससे दर्जा भी छीन लिया, आर्मी में भी 2 फाड़ कर दिए। एक आर्मी का हिस्सा अग्निवीरों वाला, ना वहां कोई शहीद होगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई और सहूलियत मिलेगी। वो 4 साल में रिटायर हो जाएगा 23 साल की उम्र में, और दूसरा वाला जो हिस्सा होगा वो अपने आप चलेगा। तो हरियाणा का जो किसान का बेटा रिटायर होकर 23 साल में आएगा, वो क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी कहती है हम उसको पक्की नौकरी देंगे। अरे सेना में ही दे दीजिए ना पक्की नौकरी। तो जवानों के साथ आपने ये किया। हरियाणा के युवाओं का आपने ये हाल किया कि अगर इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए लाइन लगती है तो सबसे ज्यादा लंबी लाइन हरियाणा के हमारे बच्चे लगाकर खड़े हैं। हरियाणा के हमारे लड़के डंकी करने को मजबूर हैं। राहुल गांधी उनमें से किसी से मिले थे, काफी लोगों से अमेरिका में, और फिर उनके परिवारों से करनाल में मिले। कितना दुखद है कि यहां पर रोजगार नहीं है, इसलिए लड़कों को यह करना पड़ रहा है। हरियाणा का यह हाल कर दिया कि 5000 सफाई कर्मचारियों की नौकरियां निकलती हैं और उसमें 46,000 आवेदन देने वाले पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं। एक तो पास में पढ़ाने वाला टीचर भी दे रहा है आवेदन, वो कह रहा है 10-12 हजार यहां मिलते हैं, 15,000 वहां मिलते हैं। कच्ची सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए वो आवेदन देने को तैयार है। हरियाणा को आप इस कगार पर ले आए हैं कि 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। हरियाणा को इस कगार पर ले आए हैं कि 35% करीब बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 है। कांग्रेस की सरकार से अभी तक बेरोजगारी की दर 3 तिगुनी हो चुकी है। तो किसका भला कर रहे हैं आप? और फिर पहलवानों की बात करते हैं। यही पहलवान जब मेडल लेकर आते हैं तो इनसे खूब हाथ मिलाया जाता है, इनका खूब मान बढ़ाया जाता है। और जब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां, जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, हरियाणा की हमारी बेटियां, जब वो कहती हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारा यौन शोषण हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, तो उन बेटियों पर आप अत्याचार करते हैं, उन बेटियों को सड़कों पर घसीटवाते हैं और बूटों तले रौंदवाते हैं। कोई नहीं भूला है कि साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट का आपने क्या हाल किया था। और हरियाणा चुन चुन कर अपनी बेटियों की अस्मिता पर जो प्रहार हुआ है उसका बदला लेगा। हरियाणा उभरा नहीं है उन दर्द से, और हरियाणा जरूर हिसाब करेगा, क्योंकि हरियाणा 10 साल का हिसाब मांग रहा है। 9.5 साल आप एक मुख्यमंत्री रखते हैं, जब सब चौपट हो जाता है तो आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं, उप मुख्यमंत्री बदल देते हैं, भाजपा के अध्यक्ष को बदल देते हैं, तो 9.5 साल पर पुताई थोड़ी हो जाएगी। 10 साल की आपकी सरकार, और 10 साल की आपकी सरकार में जो अपराध बढ़े हैं, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, वो सबके सामने है। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर दिन दहाड़े गोली मारकर आर्यन मिश्रा की हत्या हो जाती है। न्यू और गुरुग्राम जैसी जगहें धू-धू करके बिल्कुल ध्वस्त कानून व्यवस्था में जल उठती हैं। यह किया आपने 10 साल में हरियाणा में। हरियाणा में 10 साल में आपने युवाओं का भविष्य इस कदर चौपट किया है कि ड्रग्स की प्रॉब्लम आज हरियाणा में पंजाब से ज्यादा है। अगर ड्रग ओवरडोज से मौत के मामले देखे जाएं तो हरियाणा पंजाब से आगे है। क्या बख्शा है आपने हरियाणा के लिए? हरियाणा में शिक्षा के पद खाली हैं, स्वास्थ्य विभाग में पद खाली हैं, तमाम सरकारी नौकरियां खाली हैं। क्यों खाली हैं ये पद? क्यों नहीं ये पद भरे जा रहे हैं? और अगर बात कर लीजिए भ्रष्टाचार की, जो अपरंपार है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। चाहे वो डाडम का खनन घोटाला हो, चाहे वो यमुना खनन घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे मेट्रो रूट के बदलाव में करके घोटाला हो, चाहे अमृत योजना व सफाई घोटाला हो, फरीदाबाद निगम घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, धान खरीद घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, जिस फसल बीमा की बात करते हैं उसका घोटाला हो, बिजली मीटर घोटाला हो, मतलब घोटालों से पूरा हरियाणा आतंकित है। तो ये पूछा क्यों ना जाए कि हरियाणा का क्या होगा? हरियाणा बेरोजगारी झेल रहा है, हरियाणा महंगाई झेल रहा है। आसपास के सब राज्यों में सबसे ज्यादा वैट डीजल पर हरियाणा में है। सबसे ज्यादा डीजल बढ़ाने का काम हरियाणा ने किया। तो 10 साल में आपने लोगों के लिए क्या किया? मोदी जी तो पिछली बार आके बोलते थे मेरा दूसरा घर है, मैं खट्टर जी के साथ स्कूटर पे बैठ के प्रचार करता था, उन खट्टर जी को ही पैदल कर दिया आपने हरियाणा में, क्योंकि आपको पता चल गया कि खट्टर जी ने हरियाणा चौपट कर दिया है।
लेकिन खट्टर जी को बदलने का प्रायश्चित तो अब जनता आपको करवा कर रहेगी, यह हम सबका मानना है। और अगर कांग्रेस के शासनकाल से ये लोग कंपेयर करने पर भी आ जाए तो कहीं पर भी नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा बेरोजगारी 3 गुना बढ़ी है, हमने कितने ही सरकारी स्कूल खोले, इन्होंने 5000 स्कूल बंद कर दिए। हमने युवाओं को सेना में भर्ती करने का हौसला दिया, आपने वहां पर से उनको 23 साल की उम्र में रिटायर घोषित कर दिया। जिन किसानों को इस देश का गौरव माना जाता है, उन्हीं किसानों के बेटों से उनकी लाठियों से पिटवाने का आपने कुकर्म किया। तो मेरा अपना मानना है कि हरियाणा बहुत सारी चीजों का हिसाब करेगा, और हिसाब की लाइन में जब हरियाणा सवाल पूछेगा तो जरूर बीजेपी की जमानत जब्त होने वाली है। लेकिन क्योंकि उनकी बात करी हमने, हम जरूर आपके माध्यम से जनता को और लोगों को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का क्या संकल्प है और हम क्या गारंटी लेकर आए हैं। और हमारी गारंटी होती है, हमारे जुमले नहीं होते हैं। हम किसी की तरह 2 करोड़ रोजगार सालाना, 15 लाख आपके बैंक अकाउंट में चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, हम ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। हम हर वो बात करते हैं जो हम पूरी कर सकते हैं। हमारी सरकारें चाहे तेलंगाना में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे जब हमारी सरकारें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थी, जो जो हमने कहा वो हमने पूरा किया। हमने अगर फ्री महिला की बस सेवा कही वो पूरी करी, हमने महिला के अकाउंट में पैसा डालने की बात पूरी करी, हमने तेलंगाना में रिकॉर्ड एमएसपी पे खरीद करी, छत्तीसगढ़ में करी थी, हमने चिरंजीवी योजना लागू करी, हमने ओपीएस लागू किया, हमने ये सब करके दिखाया है। और इसीलिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है एक गवर्नेंस का। महिलाओं की बात करनी इसलिए जरूरी क्योंकि ये देश की आधी आबादी है, और महिला मुखिया के खाते में 2000 रुपए जब जाएगा तो उससे ना सिर्फ वो सुरक्षित होगी बल्कि सशक्त भी होगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात हमने राजस्थान में करके दिखाई है और हम हरियाणा में भी करेंगे। बात तो मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन यही वादा राजस्थान में भी हुआ था। राजस्थान में भी कह के गए थे कि आपको 500 में सिलेंडर मिलेगा, आज तक मिला नहीं है। हम 6000 रुपए की वृद्ध पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, 6000 रुपए की दिव्यांग पेंशन और 6000 रुपए की विधवा पेंशन की बात कर रहे हैं। हम ओपीएस को बहाल करेंगे क्योंकि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के डिबेट से भाजपा भले भागना चाहे, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि उनके लिए सबसे ज्यादा हितकारी ओपीएस है। हमने अपने राज्यों में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में करके दिखाया है और हम दोबारा से करेंगे। यहां पर युवाओं के लिए जो हम 2 लाख पद खाली पड़े हैं उनकी जॉब कैलेंडर वाइज नियुक्ति की जाएगी। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। 300 यूनिट बिजली की फ्री इसलिए दी जाएगी क्योंकि जो लोग बेरोजगारी और महंगाई का दोहरा दंश झेल रहे हैं, दोहरा दर्द झेल रहे हैं, उनको थोड़ी सी मदद मिल सके। ये वाली दोनों स्कीमें हम कर्नाटका में और तेलंगाना में चलाते हैं। 25 लाख तक की एक चिरंजीवी योजना हम राजस्थान में चलाते थे, बहुत सफल योजना थी। इस योजना की शुरुआत हमने की थी, आज भी ये योजना चल रही है क्योंकि इससे आम आदमी को फायदा मिल रहा है। हम 25 लाख की हेल्थ सुरक्षा योजना हरियाणा में चलाना चाहते हैं। गरीबों को उनके सिर पर छत मिले, 100 गज का प्लॉट 3.5 लाख की लागत पे 2 कमरों का मकान बन के मिलेगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी, ये किसानों के लिए बहुत बड़ा वादा है, ये हमने 24 में भी किया था और हमने देखा कि लोग हमारे साथ उठ खड़े हुए। एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलना जरूरी है। इस देश के 750 किसानों की जिस मुद्दे पर शहादत हो जाए, उस मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ सकती है बीजेपी, और हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और तत्काल फसल का मुआवजा की बात है। जातिगत जनगणना, ये हमारी एक बड़ी मुहिम पूरे देश में है जिससे कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, शोषित समाज को उनका हक मिल सके, हमें पता चल सके कि कहां पर क्या कमी है और किस हिसाब से नीति निर्माण होना चाहिए। जातिगत जनगणना की बात है और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए की जाएगी। ये हमारी बड़ी गारंटी, बड़े वादे हैं हरियाणा के लिए। हमारा अपना मानना है कि हरियाणा इस देश की राजनीति में, इस देश के सामाजिक तौर पर एक केंद्र बिंदु है। हरियाणा इस देश की दिशा और दशा कई बार तय कर चुका है। हरियाणा ने 2 बार बीजेपी को मौका देकर देखा और दोनों बार निराशा ही हाथ लगी है और हरियाणा परिवर्तन का मन बना चुका है। कांग्रेस में, कांग्रेस के नेतृत्व में, हमारी यहाँ की लीडरशिप में, राहुल गांधी जी में, खड़गे जी में लोगों का विश्वास है, क्योंकि एक ये आशा और एक ये उम्मीद है कि ये लोग जो कहते हैं वो करते जरूर हैं।
आपके सवालों का स्वागत है। मुझे तो नहीं पता था कि वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए जिन सज्जन का आपने नाम लिया है। कोई गौरव भाटिया की आप बात कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बड़े नेता उनके अमित शाह जी हैं। वो लोग आए और बात करें, क्योंकि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना किसानों को लेकर, वो बहुत खराब रहा है। अगर कोई ऐसे ही कह देता तो शायद हम इस मुद्दे को ना उठाते, लेकिन बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बीजेपी का किसानों के प्रति जो उनकी नफरत है, बीजेपी के लोगों ने ऐसे ही प्रेस वार्ता कर कर, ऐसे ही टीवी डिबेट पर मेरे और आलोक जी के सामने ये हिम्मत करी किसानों को गुंडा, मवाली, आतंकी, खालिस्तानी कहने की। बीजेपी ने ये हिम्मत करी कि इस देश के अन्नदाताओं को कभी नहीं पीटा गया था, उनका सिर फोड़ा गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके आंसू गैस के गोले बरसाए गए। असलियत यह है कि दिल्ली किसी की बपौती नहीं है, लेकिन हमारे किसानों को बीजेपी ने दिल्ली में नहीं एंटर करने दिया गया और सीमेंट की चट्टानें लगा दी। तो बीजेपी पे किसी को विश्वास नहीं है। 1.25 साल तक इस देश के किसान जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओला, आंधी सब कुछ झेलकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, तब बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। राजनीतिक नफा नुकसान देख के इनको हार कर कानून वापस लेने पड़े। ये लोकतंत्र की, विपक्ष की, इस देश के किसानों की जीत थी। और उन कानूनों को वापस लाने की बात आपकी सांसद कह रही है। जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वो तो सांसद भी नहीं है, वो किस हक से बोल रहे हैं? अधिकृत तौर से बीजेपी अपने लेटर हेड पर बोले, ये बात है। क्योंकि जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूं वो तो किसानों को हत्यारा और बलात्कारी भी बुला चुकी है। अभी 10 दिन पहले उनको उनकी पार्टी ने बुला के डांटा और फिर वो हिम्मत दिखा रही है ये कहने की। आपको ये संयोग लगता है या प्रयोग लगता है? और मेरा अपना मानना है कि खट्टर साहब या यहां की सरकार कभी हरियाणा की सगी नहीं थी। वो किसानों को मुखौटा बता रहे हैं। मतलब जो अन्नदाता धरती का कलेजा फाड़ कर इतना हौसला रखता है कि बार बार फसल उगाता है, फसल अगर चौपट भी हो जाती है फिर से जाता है, जोतता है, बोता है, फसल उगाता है, हम सबका पेट पालता है, उसको आप मुखौटा कहिएगा? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बहुत बड़ा प्रयोग है। आप मुझे यहां अपशब्द कह दीजिए, नेशनल टीवी पर चल जाए और फिर आप माफी मांग लीजिएगा। आप कोई बीजेपी की छोटी सी पदाधिकारी तो है नहीं, या बहुत दूर दराज की कहीं कोई कार्यकर्ता तो है नहीं। बीजेपी की चुनी हुई सांसद है, 240 में से एक है। उनकी बातों का इतना तवज्जो दिया जाता है। जब वो राहुल गांधी या कांग्रेस के खिलाफ कुछ कहती हैं, आप सब लोग छापते हैं, बातों को चलाते हैं। तो मुझे आप बताइए उनके इस बयान का क्या मतलब है और वापस लेने का क्या मतलब है? वापस लेना क्या होता है? यह कहना कि तीनों किसान कानून आने चाहिए इस देश के किसानों को उद्वेलित कर रहा है, आक्रोशित कर रहा है। और अगर कंगना जी ने यह कहा है तो इस पर नरेंद्र मोदी को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जो घूम घूम कर चुनावी सभाओं में अनर्गल झूठ बोलते हैं, एक सच बोले आज कि क्या आप साजिश रच रहे हैं इन किसान कानूनों को वापस लाने की? जेपी नड्डा बुला बुलाकर इंटरव्यू देते हैं। बुलाए आप में से 4 लोगों को और दे इंटरव्यू एक टीवी पर और कहें कि नहीं, इन्होंने गलत कहा है, मैं इनके साथ नहीं खड़ा हूं। वो हत्यारा, बलात्कारी कहती हैं तो उनको दरवाजे के पीछे बंद में आप कह देते मत ये कहो, वो आके कह देती है मैंने गलत कह दिया। और अब वो कह रही है कि मेरा बयान मैं वापस उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा ये मेरा, उन्होंने कहा ये मेरी निजी राय है। तो ऐसे लोग जिनकी निजी राय ये है कि किसान हत्यारा है, किसान बलात्कारी है, जिनकी निजी राय है कि आप कानून वापस ले आइए, वो कानून जिससे 750 किसानों की शहादत हुई, वो आपकी पार्टी में क्या कर रहा है? निकाल बाहर करिए ऐसे आदमी को। अगर मेरी अपनी पार्टी से इतर कोई राय है तो मैं पार्टी में क्यों हूं? मैं ये मांग करती हूं, मेरी कोई मांग नहीं है। मेरी इस मंच से सिर्फ एक मांग है। आपकी सांसद ने एक बयान दिया है जो किसान विरोधी है, जिसको लेकर इस देश में 1.5-2 साल आक्रोश रहा, जिसको लेकर हरियाणा और पंजाब के और देश के सारे किसान परेशान हुए, जिसको लेकर हरियाणा के किसानों ने शहादत दी। आज जब चुनाव के मुहाने पर हरियाणा खड़ा है, अगर बीजेपी की सांसद ऐसी बात बोलती हैं तो इस पर स्पष्टीकरण बीजेपी की लीडरशिप से आएगा। मैं खेद व्यक्त करती हूं, इसलिए खेद व्यक्त करती हूं क्योंकि एक खिलाड़ी होने के नाते दलगत राजनीति से पहले खेल का एक नाता होता है। एक खिलाड़ी होने के नाते खेल और जिस रिंग में आप एक साथ खेले हैं उसका नाता होता है।
वो इतनी क्षुद्र बात करेंगे मुझे नहीं लगता था। मेरे मन में उनका सम्मान था। क्या हुआ, वो बीजेपी के नेता हैं योगेश्वर दत्त जी जिनकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन एक खिलाड़ी के लिए कहना, मुझे ऐसा लगता है जिस दिन विनेश हारी, जिस दिन विनेश का वो मेडल गया जिसकी वो हकदार थी, मुझे नहीं लगता सिर्फ विनेश जी का दिल टूटा था। मुझे लगता है इस कमरे में बैठे हुए हर व्यक्ति का दिल टूटा था। जितना दुख उनको हुआ था शायद उससे ज्यादा दुख हम सबको हुआ था। हम सबकी उम्मीद थी वो गोल्ड मेडल लाना, और इतने पास जाकर जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। हमारी सबकी उम्मीद थी, हमारी सबकी आशा थी कि वो होता, और उसके बाद एक खिलाड़ी पर इस तरह की फप्तियां कसना, मुझे ऐसा लगता है आप खेल को शर्मिंदा करते हैं। जिस खेल को आपने एक ऊंचाई तक पहुंचाया उसको आप शर्मिंदा कहते हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में इस तरह की बयानबाजी एक खिलाड़ी के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। विनेश ने इस देश का बहुत मान बढ़ाया है। आपका उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, आपकी उनसे राजनीतिक असहमति हो सकती है, लेकिन आप ये याद रखिए कि आप भी खिलाड़ी हैं और वो भी खिलाड़ी हैं। मैं आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे देती हूं, क्योंकि कई जगह लोग ये सवाल पूछते हैं। स्टेट जो जातिगत सर्वे कराती है और जो जातिगत जनगणना की हम बात कर रहे हैं, वो दो अलग चीजें हैं। स्टेट का कास्ट या कास्ट सर्वे होता है, हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि आपकी जाति क्या है, हम ये भी पूछ रहे हैं आपकी आय क्या है, हम ये भी पूछ रहे हैं आपकी इंस्टीट्यूशंस में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, हेल्थ सेक्टर में या तमाम जगहों पर क्या हिस्सेदारी है, जिससे पता तो चले कि इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के और गरीब सामान्य वर्ग के पास भी कितने लोगों के पास इस देश का संसाधन है। इस देश में संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में सीमित है, और वो अधिकांश लोग जो हैं वो बहुजन समाज से नहीं आते हैं, उसमें गरीब वर्ग के भी लोग हैं, सामान्य कास्ट के। इसलिए हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जातिगत जनगणना इस देश में इसलिए जरूरी है क्योंकि आजादी के जब हम 78 साल मनाते हैं और अगर अपराध की दर लगातार दलितों के खिलाफ बढ़ेगी तो जातिगत जनगणना होनी पड़ेगी। जातिगत जनगणना इसलिए होनी पड़ेगी क्योंकि बिहार के नवादा में एक पूरा गांव जला दिया जाता है। जातिगत जनगणना इसलिए होनी पड़ेगी क्योंकि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सिर पर बीजेपी का नेता पेशाब करता है, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। जातिगत जनगणना एक वो चीज है जो 2024 के भारत में होनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज आरक्षण के बावजूद पीछे रह गया है। उनको आगे लाने के लिए, उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ही जातिगत जनगणना होगी। देखिए, ऐसा जब आप जिस साल की बात करें उस समय तो हमारी केंद्र में भी सरकार चली गई थी और हरियाणा में भी चली गई थी। हम आएंगे, हम जरूर ये चीजें करेंगे। हम जातिगत जनगणना के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और मैं आपको ये भी लिखकर दे सकती हूं कि नरेंद्र मोदी के जाने से पहले उन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। मैं इन आरोपों का इसलिए खंडन करती हूं कि अगर आप हरियाणा की ही हमारी लीडरशिप को देख लीजिए तो उसमें हर वर्ग के लोग हैं। अगर हमारी नेशनल लीडरशिप को ही देख लीजिए उसमें हर वर्ग के लोग हैं। मुझे बहुत फक्र है और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष एक शोषित, वंचित दलित हैं। वो समाज से आते हैं जिस समाज को राजनीतिक भागीदारी मिली ही नहीं। मुझे बहुत फक्र है इस बात का। मुझे बहुत फक्र है इस बात का कि हरियाणा की भी हमारी लीडरशिप 36 जातियों की है। हमारी लीडरशिप एक वर्ग, एक उसकी नहीं है। देखिए, ये जो आरोप जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आरोप बीजेपी लगाती है। अगर बीजेपी इतने ही आरोप लगाती और उनके सारे आरोप सिद्ध हो जाते तो चुनाव के जस्ट पहले आपको अपना मुख्यमंत्री, आपको अपना उप मुख्यमंत्री, आपको अपना अध्यक्ष तो नहीं बदलना पड़ता। आपको ये सब क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि जनता आपको नकार रही है, और जनता बहुत समझदार है। हम में से किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि जनता हमारा सच नहीं जानती। जनता सब जानती है। जनता जानती थी कि आपके 400 पार का नारा ताशे बाजे के साथ जो आप ला रहे हैं, आप संविधान बदलिएगा, जनता ने आपको लाकर 240 पे पटक दिया। जनता जानती है कि ये जो पैबंद लगाने का आपने काम किया है लोगों को बदल के 6 महीने पहले, इससे कोई फायदा नहीं है। जनता जानती है कि जो व्यक्ति 9.5 साल आपका मुख्यमंत्री था, आज आपके पोस्टर, आपके बैनर, आपके मंच पर नहीं है। जनता सब समझती है और जनता हिसाब करेगी। सैनी जी की एक समस्या है। सैनी जी सम्मानित हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुझे उनके लिए थोड़ा दुख भी होता है। जिस मुख्यमंत्री को 48 घंटे पहले तक पता ही नहीं है वो कहाँ लड़ेंगे, फिर उनको अपना ही क्षेत्र छोड़ के भागना पड़े, तो वही टिकट, वही सबसे बड़ा एग्जिट पोल है बीजेपी में हरियाणा का, कि उनको अपना क्षेत्र छोड़ के क्यों भागना पड़ा।
लेकिन आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल कहते हैं हम लोगों को नौकरी देंगे। अब उसको ट्विस्ट करके, उसको तोड़ मरोड़ के आप जितने भी बयान लगाना चाहिए, 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े थे, आप भी तो 6 महीने मुख्यमंत्री थे, भर देते ना सारे सरकारी पद, क्यों नहीं भरे आपने? आप तो हरियाणा को इस कगार पर ले आए कि लोग इजराइल में जाकर शहीद होने को तैयार है क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। आप हरियाणा को इस कगार पर ले आए हैं कि अग्निवीरों से आधा हरियाणा जो है वो रिटायर होकर 23 साल की उम्र में आ जाएगा। क्यों नहीं उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व से कहा कि अग्निवीर को बदलिए? हम ये सारे काम करेंगे। मुझे लगता है कि शैलजा जी जैसी सशक्त और सक्षम नेत्री ने जब ये कह दिया, और ये बहुत बड़ी बात होती है कहना किसी राजनेता के लिए, कि मैं अपने पिता की तरह कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाऊंगी, मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई नुक्ताचीनी या उसके बाद कोई जरूरत है। जहां तक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात है, इसमें क्या गलती है? हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, उनकी भी है। आप भी तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपके जो जूनियर होंगे उनकी आपकी जगह आने की महत्वाकांक्षा होगी। हमारे जो जूनियर प्रवक्ता हैं वो हमारी तरह बनना चाहते हैं, हम कहीं और आगे जाना चाहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, क्योंकि उन्होंने एक महत्वाकांक्षा जाहिर करी। ठीक है, राजनीति महत्वाकांक्षाओं का दूसरा नाम है। हमारी पार्टी में तो इतनी डेमोक्रेसी है कि शैलजा जी ने ये कहा, उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी बात सुनी गई। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कल देखा कि नहीं, कल उनका जन्मदिन था, वो खरगे जी से मिली, खरगे जी ने उनको केक भी खिलाया। हम तो सबको स्नेह और प्यार से रखते हैं, और हमारा इसीलिए कांग्रेस जो है इस देश का प्रतिबिंब है। मुझे नहीं लगता इसमें को, और मुझे लगता है इस पर 2-3 दिन से आलोक जी और बाकी सारे नेता बोल चुके हैं, तो मैं इसको जबरदस्ती क्यों, मुझे जो शैलजा जी ने जो शब्द कह दिया उसके आगे फिर बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। उसमें कोई बात नहीं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम 3 है, एक और चेहरा है, कौन सी बड़ी बात है? जब तक विधानमंडल दल बैठ के चुन ना ले तब तक तमाम चेहरे रहते हैं, कहीं का भी एमएलए हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी। देखिए, कांग्रेस की एक खासियत है, कांग्रेस के पास लेबोरेटरी ऑफ लीडरशिप है। हम कठपुतलियों की तरह चलते नहीं है। गुजरात में 3 बार कठपुतलियों की तरह बदल दिया, उत्तराखंड में कर दिया, यहां पर कठपुतली की तरह। मतलब बेचारे मुख्यमंत्री को आपने पैदल कर दिया, उनको पता ही नहीं है वो कहां जा रहे हैं। ये कौन सी सरकार आप चला रहे थे भाई? यहां पर हरियाणा के लोगों ने एक व्यक्ति को वोट दिया, वो मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद आप उनको बदल देते हैं क्योंकि आपको पता था उनके नाम पर आप हारेंगे, उनके कुकर्मों से आप हारेंगे। हमारी पार्टी ऐसी नहीं, हमारे में सबको कहने की जगह है, सबको कहने की स्वतंत्रता है, जो एक लोकतांत्रिक ढांचे में होनी चाहिए। अब अगर फॉर्मूला बना रही होगी तो मुझसे तो साझा नहीं किया, अगर साझा किया होता तो मैं आपसे जरूर साझा करती। हमारी हाईकमान के पास एक फॉर्मूला है कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग की, हर समुदाय की, हर जात की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा की प्रगति की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो हरियाणा में रिकॉर्ड निवेश आया, रिकॉर्ड नौकरियां बनी, रिकॉर्ड खेल में हमारी उपलब्धियां हुई, रिकॉर्ड लोग यहां से पक्की सरकारी नौकरियों में और पक्की सेना की नौकरियों में गए। गुड़गांव और तमाम मानेसर तक जगह जो थी वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बने। ये कांग्रेस की उपलब्धि है। बीजेपी अपनी एक ऐसी उपलब्धि गिनाए ना, दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर दिन दहाड़े गोली मारकर कार को चेस करके हत्या हो रही है, ये बीजेपी की उपलब्धि है। और आपने जहां तक बबीता फोगाट जी की बात करी, देखिए वो अगर एक खिलाड़ी होकर ये बोलती तो मैं इस बात का जवाब देती, लेकिन वो बीजेपी की नेता हैं, और वो बीजेपी की नेता होने के नाते जो बोल रही हैं, मुझे नहीं लगता उस पर मुझे बोलना चाहिए। मैंने उसी इंटरव्यू में उनका मणिपुर पर भी बयान सुना था। मुझे तो लगा कि शायद वो मणिपुर की त्रासदी का, मणिपुर में जो औरतों के साथ हुआ उसका जिक्र करेंगी, लेकिन वो मणिपुर के किसी मार्केट से ही बहुत प्रभावित होकर आई हैं। मुझे ऐसा लगता है विनेश फोगाट ने अपना साइड ऑफ द स्टोरी दिया है पूरा। मुझे लगता है विनेश फोगाट का ये कहना कि पीटी उषा वहां पर सिर्फ फोटो खिंचवाने आई थी, और अगर ऐसा नहीं था तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को खंडन जारी करना चाहिए था। क्यों नहीं खंडन जारी हुआ? खिलाड़ी अगर है और खिलाड़ी अगर ये कह रहा है और आपको लगता है गलत तो कर दीजिए। खेल पर जितनी क्षुद्र राजनीति, और मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में बैठकर मैं एक बात जरूर कहूंगी, खिलाड़ियों की बात हो रही है ना, तो खिलाड़ियों ने जब मान बढ़ाया तो आपने घर बुला के उनको चाय पिलाई और ये कहा विनेश मेरे घर की बेटी है। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द है, मेरे तो नहीं है। और उसी विनेश ने 1.5 महीने तक खुले आसमान के नीचे बैठकर जब न्याय मांगा तो उसकी एफआईआर भी आपने दर्ज नहीं करी। एफआईआर अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने तब करी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। आप आजादी का जश्न मना रहे थे और बेटियों को आप सड़कों पर रौंदा रहे थे। क्या यह देश आपको ठीक लगता है? क्या आपको लगता है खिलाड़ी का यह सम्मान होना चाहिए था? और अगर 100 ग्राम का दिक्कत नहीं आई हुई होती
और अगर सारे तंत्र ने उसका साथ दिया होता तो विनेश तो गोल्ड लेकर लौटती, फिर क्या करते? तो मैंने इस बात का जवाब दे दिया है कि यही असली सोच है बीजेपी की। इस देश के अन्नदाताओं के लिए यही बीजेपी के मन में आदर है। इस देश के उन लोगों के लिए जो सरकार से अपने हक की मांग करते हैं, सवाल उठाते हैं, वो बेरोजगार जो परीक्षा लीक होने पर पूछते हैं सवाल, वो बेरोजगार जो गाजर मूली की तरह से गाड़ियों में भर के जाते हैं, परीक्षा लीक हो जाती है, सरकार से सवाल पूछता है, उसको पिटवाया जाता है, उनको जेलों में भराया जाता है। ये आदर है। जो भी सवाल पूछेगा, जो भी हक की बात करेगा, बीजेपी ऐसी ही बातें कहेगी। मनोहर लाल खट्टर जी ये सब कह रहे हैं, इसका जवाब सोनीपत में मोदी जी को देना चाहिए आज आकर। नॉट अ सिंगल नॉन बीजेपी स्टेट इज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। इफ एनीथिंग, नरेंद्र मोदी हैज लैंडेड दिस कंट्री इनटू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। इंडियाज डेट was 55 lakh crore rupees in 2014 when he became the prime minister of this country. It is at over 200 lakh crore rupees. So when you talk about a financial crisis, let's talk about a financial crisis. Financial crisis is debt. India's debt is over 200 lakh crore rupees. जो बाकी सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर नहीं किया, इन्होंने अकेले कर दिखाया। India's rupee, Mr. Modi inherited the rupee at 58 to a dollar. It is today at 84 to a dollar. India's unemployment crisis is palpable. The reality that we are one of the youngest countries as far as our young population is concerned, it is palpable. Mr. Modi says nothing about it. The economic crisis is so huge that various parts of the country have reported suicide because of the economic crisis. So I think these are packaged statements that come from people of the BJP, from some sections of motivated, if I may say, experts, economic experts. There is no state in the country that is seeing an economic crisis. Economic management is not economic crisis. You have left the coffers so bad that some of them need to be fixed, and which is what some of our governments are doing.